हेलो। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई? कल हम लोगों ने कुछ संस्कृति के बारे में कुछ पक्ष पढ़े थे। यदि हम लोग को अगर रिवीजन कर लें उसका, देखो संस्कृति के जो भी आयाम है उन आयाम को पढ़ने के लिए हमने ये प्रयास किया हुआ है कि इन भागों में बांट दिया है। पहला अर्थ है, परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं, प्रकार है, सांस्कृतिक अवधारणाएं हैं, संस्कृति से संबंधित कुछ किताबें हैं और अन्य पक्ष। इन सबको यदि हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग एक बहुत अधिक मात्रा में संस्कृति को हम लोग पढ़ लेंगे। आपका मेन उद्देश्य क्या है? एग्जाम को निकालना। यदि एग्जाम को निकालने के आधार पे हम लोग देखें तो ध्यान से देखें कि ऐसा कोई ना कोई टॉपिक या अर्थ से आ सकता है या परिभाषा से आ सकता है। कौन सी परिभाषा किसने दी है, संस्कृति का अर्थ किससे है, इसका अर्थ शुरुआत में कैसे प्रारंभ हुआ, किस जगह से प्रारंभ हुआ, आधुनिक युग में इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। ये सब छोटी छोटी बातें यदि अर्थ में हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद परिभाषा है। परिभाषा में क्या है, कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, संस्कृति को अपने तरीके से समझाया हुआ है। फिर एक से विशेषताएं, कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हम किसी को पहचानते हैं। तो संस्कृति को यदि पहचानना है तो हम लोग किसी आधार पर, किस आधार पर पहचानेंगे, वो परिभाषा दी हुई है। प्रकार, सांस्कृतिक अवधारणाएं और संस्कृति से संबंधित किताबें, ये सब टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। देखो अर्थ क्या है, संस्कृति संस्कार शब्द से बनी हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, कुछ कृत्यों को पूर्ति करना। इस सामान्य रूप से, यदि बहुत सामान्य रूप से देखें तो इसका अर्थ होता है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। और समाजशास्त्रीय रूप से देखा जाए, समाज के आधार पर, समाजशास्त्र के आधार पर हर चीज का अर्थ थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय रूप से हम देखेंगे तो ये मनुष्य का सीखा हुआ जो व्यवहार है वही कहलाता है संस्कृति। ठीक है, तो जब भी एग्जाम पूछेगा, यदि इस शब्द को पूछ ले कि मनुष्य का सीधा सीखा हुआ व्यवहार किसे कहेंगे, तो आपके सामने कई ऑप्शन होंगे। तो आपके ध्यान में आना चाहिए हाँ संस्कार या संस्कृति है, और संस्कृति हम लोग के सिलेबस में है। और इस आधार पर हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक का अर्थ हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये जो सीखा हुआ व्यवहार है, इसमें जैविकी और मनोवैज्ञानिक पार्ट को या भाग को हम लोग छोड़ देंगे। उसके अलावा जो भाग होंगे, जो भाग सीखेंगे, वो कहलाएगा हम लोग का संस्कृति। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हमने उसके आगे? संस्कृति है सबसे पहले जर्मनी में। जो संस्कृति शब्द आधुनिक रूप से, देखो संस्कृति हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से आ रही है, लेकिन जब हम लोग समाजशास्त्र की बात करते हैं तो इसका आधुनिक स्वरूप है। उस आधुनिक स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जर्मनी में समाजशास्त्रीय रूप से इसका प्रयोग किया गया। किसने प्रयोग किया? वेबर ने प्रयोग किया, और इसको कल्चर सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हुए इसको समझाया। कल्चर सोशियोलॉजी शब्द है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या है, ये दूसरे पार्ट में आते हैं तो कालेरोस प्रारंभ में लिया गया। इस शब्द को क्या लिया गया? संस्कृति भाषा। ये संस्कृति भाषा किसी लैटिन भाषा के कोलेरो शब्द से ली गई है, जिसका अर्थ होता है दिमाग का पोषण। ठीक है, इस अर्थ में सब ये संस्कृति शब्द प्रारंभ हुआ। बाद में इसका सुधरा हुआ प्रारंभ हुआ। फिर उन्होंने जर्मनी में, इन्होंने वेबर साहब ने इस रूप में प्रयोग किया, कल्चर सोशियोलॉजी शब्द प्रयोग किया। फिर धीमे धीमे सब कल्चर का एक बेहतरीन सुधरा हुआ रूप हम लोग आजकल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये संस्कृति। संस्कृति की सामान्य परिभाषा, बहुत सामान्य परिभाषा समझते हैं कि संस्कृति एक्चुअली है क्या। सीखा हुआ व्यवहार तो है, लेकिन थोड़ा सा एक समाजशास्त्रीय रूप से हम लोग देखेंगे तो हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। तो एक टाइलर साहब है, उन्होंने एक परिभाषा दी थी। क्या कही थी? टाइलर साहब ने कहा था जटिल समग्रता। संस्कृति को एक जटिल समग्रता कहा जिसमें समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, ठीक है, और प्रथा के अलावा अन्य क्षमताएं और आदतें संगठित हों। देखो ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को, यदि आप लोगों को पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हम एज इट इज यही आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, हो सकता है कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको मैसेज से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उनको आपको वेरीफाई कर देंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो बता देंगे आपको। ठीक है, अब देखिए जटिल समग्रता किसे कहेंगे? इस ये पूरी जटिल है, ये समग्रता मतलब इकट्ठा हो गए। इसके अलावा अन्य क्षमताएं और आदतें भी शामिल करेंगे तो हम लोग संस्कृति के रूप में इसको ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या था? संस्कृति की परिभाषाएं। अभी परिभाषा टाइलर साहब के हिसाब से जटिल समग्रता के रूप में देखा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरे लोग उसको परिभाषित कैसे करते हैं। क्या कहते हैं? मेलिनोव्स्की साहब कहते हैं कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्य पूर्ण करने वाली जो व्यवस्था होती है वही कहलाती है संस्कृति। क्या कह रहे हैं? व्यक्तियों की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्य पूर्ण करने वाली व्यवस्था, मतलब कोई ना कोई उसका उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य की जो पूर्ति के लिए संस्कृति शब्द हम लोग देखने को पाते हैं। ठीक है, हर इच्छा का पूरा भाई व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? हर इच्छा को पूरा करना चाहेगा,
उसी के आधार पर इन्होंने संस्कृति को परिभाषित किया है। फिर देखते हैं, यह एक विरासत में मिली कलाकृतियां, समान तकनीकी प्रक्रियाएं तथा आदतें हैं। उन्होंने इस बात को और बेहतर तरीके से परिभाषित किया है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति एक कला है, एक सामान है, एक तकनीकी है, तकनीकी प्रक्रियाएं हैं, ये सब क्या है, और आदतें हैं। ये सभी लोग किसमें आती हैं, संस्कृति में आती है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, पहले वाले टाइलर साहब ने, ये जटिल समग्रता है, मतलब बहुत कुछ शामिल है इसमें। हम अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं कर पाएंगे कि ये केवल शामिल है, ये केवल, बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत कुछ समझेंगे तब समझ में आएगा हम लोग बेहतर तरीके से कि संस्कृति एक्चुअली है क्या। टाइलर साहब ने समझाया, अब मेलानोव्स्की समझाया। तो जब हम याद करें, किसी परिभाषा को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहला हम पार्ट याद करेंगे उसमें कि उस एक कीवर्ड को लेंगे, जैसे क्या है, जटिल समग्रता। किसने कहा, टाइलर साहब ने कहा। मेलानोव्स्की कहते हैं कि ये व्यक्तियों की आवश्यकता, ये कहते हैं जो आवश्यकताएं होती हैं, जो भी आदतें होती हैं, उन आदतों के साथ में कलाकृतियां भी हैं, सामान भी है, तकनीकी, सब शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हर्ष कोविड कहते हैं, ये कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भूभाग है। हर्ष कोविड, ठीक है ना। इसको, इस शब्द को याद करेंगे, मानव निर्मित भूभाग किसने कहा है, तो हम लोग इस बात को ध्यान देंगे, ये हर्ष कोविड ने मानव निर्मित भाग को संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है विरस्टेड। ये क्या है, यह एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सब चीजें आ जाती हैं जिनको हम सोचते हैं, करते हैं तथा सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इसमें जटिल संपूर्णता है। टाइलर साहब ने क्या कहा था, जटिल समग्रता। इन्होंने कहा है जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सब कुछ आ जाता है, जिसमें हम जो हम सोचते हैं, करते हैं तथा सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, मजूमदार साहब कहते हैं जीवन जीने के ढंग। इन्होंने जीवन जीने के मजबूरी याद करें यदि हम लोग, तो कैसे याद करेंगे, मजूमदार मतलब मजबूरी शब्द है, जीवन जीने के ढंग को मजबूरी के रूप में याद कर लें तो हम इस शब्द को याद कर लेंगे। ठीक है, जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रॉल्फ लिंटन। ये कहते हैं संस्कृति ज्ञान, अवधारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा यह हस्तांतरित होती है। मतलब ये कह रहे हैं जितने लोग हैं सभी लोग इसमें भागीदार है, पार्टिसिपेंट है, और साथ में यह जो भी भागीदार होते हैं वो क्या करते हैं, इसको स्थानांतरित करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं। क्योंकि संस्कृति की परिभाषा क्या है, जो सीखा हुआ व्यवहार है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम देते हैं, वही संस्कृति कहलाती है। ठीक है, ये रेडफील्ड क्या कहते हैं, रेडफील्ड साहब कहते हैं कि संस्कृति कला एवं कलाकृतियों में पारंपरिक समझ की अभिव्यक्ति का एक संगठित निकाय है जो परंपरा के माध्यम से चला आ रहा है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि संस्कृति कला और कला एवं कलाकृतियां, एक शब्द है, कला एवं कलाकृतियों में पारंपरिक समझ। ठीक है, पारंपरिक समझ, ये इस कीवर्ड को आप लोग याद करेंगे तो आपको रेडफील्ड याद हो जाएगा। ठीक है, जो कीवर्ड हम बता रहे हैं आप अपनी ट्रिक कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको लगे कि हाँ ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, उस ट्रिक के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यह भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। फिर संस्कृति की विशेषताएं पढ़ ली थी। क्या क्या विशेषताएं हैं, सीखा हुआ व्यवहार, प्रतिमानों का योग, मतलब जो भी हम लोग सीखे हुए व्यवहार होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उनका जो योग होता है वो कहलाता है संस्कृति। किसने कहा था, हाबिल ने कहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित व परिवर्तनशील, मतलब ये कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है और क्या होती है, ये परिवर्तनशील होती रहती है। फिर क्या है, मानव का सामाजिक विरासत, ये मानव की सामाजिक विरासत है। क्या है ये विरासत, कौन सी है, सामाजिक विरासत है। इसमें क्या है, इन्होंने कहा, ब्रूम व सेल्जनिक साहब ने इस बात को समझाया था कि मानव की सामाजिक विरासत है वो कहलाती है संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है, ये क्या है, अधिवैयक्तिक व अधिजैविक, मतलब ये क्या है, अधिवैयक्तिक व अधिजैविक की बात करें तो ये क्रोवर साहब कहते हैं कि अधिवैयक्तिक और अधिजैविक है संस्कृति। ठीक है, जीवन जीने की संपूर्ण विधि, किसने कहा है, अभी जो पहले पढ़ा, जस्ट परिभाषा में पढ़ा ना हमने, मेलानोव्स्की साहब कहते हैं जीवन जीने की संपूर्ण विधि को ही हम लोग संस्कृति के रूप में परिभाषित कहते हैं, यही इसकी एक विशेषता भी है। नेक्स्ट है, प्रत्येक संस्कृति अपने आप में संपूर्ण होती है, मतलब सभी संस्कृति क्या होती है, अपने आप में संपूर्ण होगी, बिल्कुल संपूर्ण होगी, मतलब कोई अलग से उसमें कोई चीज फिट करने की आवश्यकता नहीं जब संपूर्ण हो, ऐसा नहीं है। जैसे कोई सेल होता है, रिमोट कंट्रोल है, उसमें जब तक हम सेल नहीं डालेंगे चलेगा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो है पूरा है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
अब यहां से हम लोग को आज से पढ़ना था कि संस्कृति के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े। संस्कृति के प्रकार, कुछ विद्वानों ने व्यक्तित्व को प्रकार दिए हैं, कुछ विद्वानों ने बताया कि संस्कृति के पक्ष कैसे हैं, कितने प्रकार के। ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ना, उन फैक्ट्स को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोग याद कर सकें, और उस याद करने के आधार पर आप एग्जाम में कोई फैक्ट सामने आएगा तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे संस्कृति के प्रकार की बात करते हैं। इसमें क्या है, आज ऑकबर्न साहब कहते हैं, इन्होंने 2 प्रकार संस्कृति की बताए हैं। कौन कौन सा? एक भौतिक संस्कृति बताई है और एक अभौतिक संस्कृति। ठीक है ना, अभौतिक संस्कृति। इस संस्कृति को माने तो इसको सभ्यता भी, अभौतिक सभ्यता भी कहते हैं इनको साथ में। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ठीक है ना। ये क्या है? जब भौतिक संस्कृति की बात करें तो यह मैकाइवर ने सभ्यता का नाम दिया। इसको कौन सा नाम दिया है? भौतिक संस्कृति को सभ्यता का नाम दिया है। जबकि दूसरा जो प्रकार है वो अभौतिक है। इस अभौतिक में सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा है। किसने कहा है? ये ऑकबर्न साहब ने कहा है। अब उस पूरी बात करें तो ऑकबर्न साहब ने सोशल चेंज एक किताब लिखी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सोशल चेंज नामक किताब किसने लिखी है, तो आप बोल सके कि यह ऑकबर्न साहब ने लिखी है। और इसी में उन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए हैं। कैसे पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम में पूछेगा कि संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं, तो आप बोल सकते हैं संस्कृति के 2 प्रकार बताए हैं। किसने? ऑकबर्न साहब ने किस किताब बताए हैं? सोशल चेंज नामक पुस्तक बताए हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक। जो भौतिक संस्कृति होती है उसको मैकाइवर ने सभ्यता का नाम दिया हुआ है, जबकि जो अभौतिक संस्कृति है उसको सांस्कृतिक पिछड़ापन किसने कहा है? ये ऑकबर्न साहब ने कहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, रॉल्फ लिंटन साहब कहते हैं द स्टडी ऑफ मैन किताब है उनकी, उसमें 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सी है? सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक विकल्प और सांस्कृतिक विशिष्टताएं। सांस्कृतिक विशिष्टताएं, पहला क्या है? सांस्कृतिक सार्वभौम। इसका परम तत्व से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। देखो, हर एक चीज को बहुत उस प्रकार से हमको ध्यान देना है, उस प्रकार से पढ़ना है जिस आधार पर हम लोग इस बात को ध्यान दें कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फैक्ट्स बनते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संस्कृति तो एक बड़ी, देखो इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, वो सब कुछ बताना ना ही संभव है और ना ही आप लोग पढ़ने की उसकी कोई आवश्यकता है। ठीक है, तो अब क्या है? ये सांस्कृतिक सार्वभौम एक भाग हुआ, दूसरा सांस्कृतिक विकल्प, तीसरा सांस्कृतिक विशिष्टताएं। ये किसने बताई है? रॉल्फ लिंटन साहब ने द स्टडी ऑफ मैन बताई है। ठीक है, हम लोग आते हैं, सोलोकिन साहब ने 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक विचारात्मक बताए हैं, एक या उसी को हम लोग चेतनात्मक संस्कृति कह सकते हैं। विचारात्मक या चेतनात्मक संस्कृति, दूसरा है इंद्रियपरक भौतिकवादी और तीसरा है आदर्शात्मक संस्कृति। देखो, जो विचारात्मक चेतनात्मक है, देखो जब भी हम लोग इस शब्द को देखते हैं, इस शब्द को हम लोग आस्था, धर्म, विश्वास से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो आस्था होती है, धर्म होता है, विश्वास होता है, वो कहाँ से होता है? वो हम लोग ध्यान देंगे तो वो हमारे अंदर से आता है, मतलब इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देगा। आपकी जो आस्था है, जो आपका विश्वास है, वो आपको दिखाई इसमें नहीं देगा। ठीक है, विचारात्मक या चेतनात्मक संस्कृति, इसी को हम अलौकिक या आध्यात्मिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो सोलोकिन साहब ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला क्या है? विचारात्मक या चेतनात्मक संस्कृति, जिसे हम आध्यात्मिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इंद्रियपरक भौतिकवादी। इंद्रियपरक मतलब कहे तो जो हमारी इंद्रियां होती है और इंद्रियों के आधार पर सामान्यतः जो हम सुनना, जीभ, खाना पीना, टेस्ट वगैरह ये सब महसूस करते हैं ना, उस आधार में जो संस्कृति होती है वो इंद्रियपरक या भौतिकवादी होती है। लेकिन जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो संस्कृति होती है वो आदर्शात्मक संस्कृति होती है। क्योंकि ये अच्छे से पता है कि ना ही पूरी तरह से आप विचारात्मक या चेतनात्मक संस्कृति में रह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से आप इंद्रियपरक या भौतिकवादी संस्कृति में रह सकते हैं। दोनों की हमको आवश्यकता होती है। इस आधार पर देखें तो यह आदर्शात्मक संस्कृति कहलाती है। ठीक है, सोलोकिन साहब ने 3 क्लियर हो गया आपका। ऑकबर्न ने 2 बताए हैं, भौतिक और अभौतिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखो संस्कृति के पक्ष, एल क्रोवर साहब कहते हैं संस्कृति क्या है? 2 पक्ष हैं। कौन से? एक आंतरिक पक्ष है, एक आंतरिक पक्ष होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है बाह्य पक्ष।
जो आंतरिक पक्ष मतलब जो अंदर के आत्मा के आधार पर उन्होंने पक्ष किया है उसको आत्मा शब्द बताया है, और बाह्य पक्ष में शरीर शब्द बताया है। आंतरिक पक्ष की बात करें तो इसे इथोस कहा है और बाह्य पक्ष को ईडोस कहा है, ठीक है। और इसी को ईडो जो इथोस है, इथोस में क्या होता है सामान्य रूप से समझाया जाए, जो भी हम लोग दान पुण्य हिंदू समाज में करते हैं वो सब कहलाती हैं स्थितियां इथोस में शामिल होती हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको। संस्कृति के पक्ष की पूछा जाए, इधर एग्जाम पूछा है, संस्कृति के पक्ष को एल क्रोबर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह दो भागों में बांटा गया है, पहला है आंतरिक पक्ष, दूसरा बाह्य पक्ष, ठीक है। आंतरिक पक्ष में क्या होता है, आत्मा कहलाती है जो हम लोग शरीर के अंदर होती है, और बाह्य पक्ष की बात करें तो वो कहलाता है शरीर। जो आंतरिक पक्ष को हम लोग कहते हैं इथोस, और जो बाह्य पक्ष होता है वो कहलाता है ईडोस, ठीक है। और इन दोनों के आधार पर जो समझे कि इथोस है क्या, जो भी दान पुण्य करने की इच्छा होती है वो सब कहलाती है इथोस, और शरीर के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो कहलाता है ईडोस। क्लियर हुआ आपको। क्रोबर सहार दो पक्ष कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मीड ने व्यक्तित्व है या व्यक्ति कह सकते हैं, व्यक्ति के तीन प्रकार बताएं, कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व नहीं है, आगे है व्यक्तित्व। एक स्थित्व गुण वाले होते हैं, एक पुरुषत्व गुण वाले होते हैं, और तीसरा विपरीत गुण वाले होते हैं। यदि एग्जाम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए मीड ने व्यक्ति के तीन प्रकार कौन कौन से बताए हैं। पहला है स्थित्व गुण वाले, वो क्या होते हैं, नम्र संकोची होते हैं। पुरुषत्व गुण वाले होते हैं, हिंसक और आक्रामक होते हैं। और तीसरा पार्ट है विपरीत गुण वाले, ठीक है ना। एग्जाम हमें क्या है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टि से पढ़ना है, और इस बात को देखना है कि हम लोग कितने बेहतर तरीके से संस्कृति के भाग को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर। मीड ने तीन प्रकार के बताए हैं, एक स्थित्व, दूसरा पुरुषत्व, तीसरा विपरीत गुण वाले। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो वो क्या था, कि पहले वाले में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इस संस्कृति के पक्ष बताए थे क्रूबर साहब के अनुसार। जैसे याद करना हो, याद कैसे करेंगे, ट्रिक से। क्रू मतलब होता है कौआ, कौआ के क्या दो पंख होते हैं, तो उन दो पक्ष के आधार पर अब दो भाग हुए। अब दिमाग पे रख लिया कि संस्कृति पक्ष कौआ मतलब हम ध्यान दे रहे हैं दो पक्ष हो, कौन कौन से हैं, आंतरिक पक्ष होगा, एक बाह्य पक्ष हो गया। आंतरिक पक्ष में क्या होती है, आत्मा होती है, बाह्य पक्ष ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्लूखोन ने दो प्रकार बताए हैं, ठीक है ना। एक प्रकट जो भी हम प्रकट करते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः प्रकट का क्या होता है, जो भी एक्सप्रेस, इसके इंग्लिश से एक्सप्रेस, और जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो अप्रकट हो गया। क्लूखोन ने दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। रूथ बेंडिक्ट ने दो प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, क्या है, पहला है अपोलोनियन और दूसरा डायनोसियन। अपोलोनियन ये क्या है, शांति प्रिय है, सहयोगी है, और दूसरा डायनोसियस मतलब ये झगड़ालू है, ये झगड़ालू है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, समझ पाएंगे आप इसको। ये आपका तीन पार्ट हो गए। अब इसके बाद क्या टॉपिक देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग सांस्कृतिक अवधारणाओं में आते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक अवधारणा पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, किसी ने किस तरह से संस्कृति को परिभाषित किया है, ठीक है ना। यदि हर्ष कोविट्ज की बात करें तो क्या कहा है इन्होंने, यदि हर्ष कोविट्ज की बात करें तो सांस्कृतिक तत्व लघुत्तम इकाई कहा है, ठीक है।
इन्होंने क्या है, इन्होंने लघुत्तम इकाई कहा है, सांस्कृतिक तत्व कहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या है, देखो इस बात को हम लोग फैक्ट की बात करें, हर्षकोविट्ज ने क्या कहा था, सांस्कृतिक तत्व या लघुत्तम इकाई के रूप में इसको समझाया है। फिर दूसरी बात करें, दूसरा किसने कहा है, ये कहा है लिंटन साहब ने, क्या कहा है, लिंटन साहब ने सांस्कृतिक अवधारणाओं में समझ रहे हैं कि हर्षकोविड ने सांस्कृतिक तत्व कहा है और इसको लघुत्तम इकाई कहा है, जबकि लिंटन साहब ने संस्कृति विशेषक क्या कहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक तत्वों के, अब इसमें क्या है, सांस्कृतिक संकुल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनी है, क्या बनी है, सांस्कृतिक फिर उसके बाद क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमान, ये किसने कहा है, रूथ बेंडिक्ट। इन्होंने कहा है सांस्कृतिक प्रतिमान। तो जो टॉपिक हम बता रहे हैं, ये टॉपिक क्या है, आपके एग्जाम का सीधा पूछ सकता है, रूथ बेंडिक्ट साहब ने ये सांस्कृतिक प्रतिमान शब्द या ये अवधारणा किसने दी है, तो आप क्या रूथ बेंडिक्ट बोल सकते हैं। सांस्कृतिक तत्व वाली किसने दी है, हर्षकोविट्ज बोल सकते हैं। सांस्कृतिक विशेषक किसे कह सकते हैं, लिनर कह सकते हैं। और सांस्कृतिक संकुल किसे कहते हैं, सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर जो भी बनते हैं वो संस्कृति संकुल कहती है, ठीक है ना। फिर दिया है विस्लर साहब ने, क्या दी हुई है, इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र कहा है, क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है, तो इन शब्दों को हम लोग याद करेंगे, और भी है, हम लोग प्रयास करेंगे आगे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका प्रयास करना है जितना आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
कौन से नंबर का था पहले? 5 नंबर का। अब 6 नंबर आते हैं। सांस्कृतिक प्रसार। क्या अर्थ है? संस्कृति के फैलाव का क्षेत्र। संस्कृति फैलाव का क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? सांस्कृतिक समांतर क्षेत्र। ये क्या है? सांस्कृतिक, ये क्या? दो संस्कृतियों के मिश्रण। ये सब सही रहेगा, ठीक है ना? मिश्रण वाला क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। रॉबर्ट सोमबार्ट हैं, इन्होंने क्या लिखा है? ठीक है, यदि हम इसको फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये सांस्कृतिक अवधारणा क्या है? सांस्कृतिक अवधारणा से तात्पर्य यह है किसी ने किस प्रकार से हम संस्कृति के अलग अलग स्वरूपों को बताया है और किसी किसी शब्द का अर्थ क्या है। इन दोनों की बात को लेकर चलें तो पहले हर्ष कोविड साहब कहते हैं कि सांस्कृतिक तत्व है ये लघुत्तम इकाई है। दूसरा लिंडन साहब कहते हैं कि संस्कृति विशेषक है। सांस्कृतिक संकुल से तात्पर्य होता है सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर जब बनती है संस्कृति तो सांस्कृतिक संकुल कहलाती है। रूथ बेंडिक्ट साहब कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रतिमान, इसको कहते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान शब्द का। ये एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि सांस्कृतिक प्रतिमान शब्द का प्रयोग या किसने कहा है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए किसने कहा है। रूथ बेंडिक्ट साहब ने कहा है। फिर विशेष साहब ने कहा है सांस्कृतिक क्षेत्र। इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? सांस्कृतिक क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और बाकी लोग क्या है? सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य क्या है? संस्कृति के फैलाव से है। सांस्कृतिक समानांतर क्षेत्र से तात्पर्य है दो संस्कृतियों के मिश्रण वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो सांस्कृतिक समानांतर क्षेत्र है। रॉबर्ट सोमबार्ट कहते हैं कि विसंस्कृतिकरण या निसंस्कृतिकरण शब्द का के रूप में उन्होंने संस्कृति को परिभाषित किया है। ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं? अभी हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? इसमें एक क्लास और करेंगे तो हम लोग जो भी बचा हुआ है वो पार्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो चीजें हो जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।